अभी तक हमने जो है मेनोपॉज देखा है, डिस्मेनोरिया देख लिया, उसके टाइप्स देख लिए। आज फिर हम लोग एंटीनेटल एंड पोस्ट नेटल केयर करेंगे। ठीक है। इट्स नॉट अ डिजीज, नॉट अ डिसऑर्डर, इट्स अ केयर, है ना। किसकी केयर? मदर एंड चाइल्ड की केयर। ठीक है, इट्स अ केयर। ओके, नॉट अ डिसऑर्डर। और ये जो होता है एक महिला की लाइफ में सबसे एक महत्वपूर्ण लम्हा होता है, क्षण होता है। ठीक है। अच्छा, स्क्रीन पर जम नहीं हो रहा ना? नहीं सर। कल दुर्गा पूजा में सब लोग नवरात्रि मना रहे हैं क्या, गरबा खेल रहे हैं? ऐसा ही प्रतीत हो रहा है मुझे तो। स्क्रीन दिख रहा है सबको? हेलो? यस सर, नजर। स्क्रीन पर दिख रहा है ना जी सबको? सर, जी सर। देखो, एंटीनेटल एंड पोस्ट नेटल मतलब बिफोर, मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जब चाइल्ड बर्थ से पहले की कंडीशन इज द एंटीनेटल, एंड देन पोस्ट नेटल इज आफ्टर चाइल्ड बर्थ। उस सर टाइम ए पे भी ध्यान ऐसा ए नहीं। एन टी होगा ना, ANTE। हाँ हाँ, स्पेल मिस्टेक, कोई बात नहीं है। तो आप लोग समझदार है, इतना समझ जाइए। ठीक है। तो तो बिफोर चाइल्ड बर्थ इज एंटीनेटल, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड इज एंटीनेटल, एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ द पोस्ट नेटल केयर। ऐसा नहीं कि बच्चा जन्म ले लिया तो हमें उसका ध्यान नहीं रखना। आवाज जा रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। क्लियर क्लियर है ना? ठीक है। तो हमें उसके बाद भी उतना ही केयर करना पड़ता है, बच्चों का भी और मदर का भी। जच्चा बच्चा का ना स्वस्थ होना चाहिए। तो प्रेगनेंसी इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड इन द लाइफ ऑफ वुमेन, अ फैमिली एंड द सोसाइटी। सिर्फ ये महिलाओं के लिए नहीं होता। आजकल देख लो, बड़ा इजी होता है। आप अपने परिवार में भी देखोगे, जब शादी करके आती है ना फिर महिलाएं, 1 साल 2 साल हुआ नहीं कि सारे फैमिली वाले बोलते हैं अरे कब आएगा, खुशखबरी देते हो, कब खुशखबरी सुनाओगे। आपने सुना होगा इस तरह। सोसाइटी वाले बोलने लग जाते हैं अरे उनकी तो शादी हो गई, अब कब आने, कब, मतलब इस तरह की बातें ना बहुत होने लग जाती है। लड़की से ज्यादा परेशान उसके फैमिली वाले, उससे ज्यादा परेशान पड़ोसी होते हैं। ठीक है। तो देयर इज ए ग्रेट अटेंशन इज, और ये बड़ा टेंशन का विषय होता है समाज में भी। शादी नहीं हो रही है तो भाई प्रॉब्लम है, शादी हो जाए। शादी हो गई तो फिर उसके बाद भी इतना चैन नहीं है लोगों को, बच्चे कब आएंगे। बच्चे हो गए हैं तो ये बच्चे के साथ मतलब। ठीक है। There, the great attention is given to the antenatal care by the health care systems the most country। आपने देखा होगा कि आप जॉब करते होंगे, कई महिलाएं जॉब करती हैं तो उनको स्पेशल, उनको छुट्टियां मिलती है सरकार के द्वारा। अगर ऐसा कोई कोई भी प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट हो, उनको प्रेगनेंसी के दौरान भी प्रॉपर उनको मिलता है लीव है कि हाँ आप केयर कीजिए बेबी का, खुद का। और आफ्टर चाइल्ड बर्थ भी उनको छुट्टी रहता है कि हाँ आप 5 महीने 6 महीने टाइम ले लीजिए, फिर ज्वाइन कीजिए। तो हर जगह आपने देखा कि मैटरनिटी लीव रहता है ना। इसको मैटरनिटी केयर भी कहते हैं, प्रेगनेंसी केयर कहते हैं, या फिर एंटीनेटल पोस्टनेटल केयर भी इसको कहते हैं। तो यस सर, आपने 6 देखा में होगा हर मिलता एक, है। हाँ मिलता है, हर एक जगह मिलता है। नहीं देगा तो फिर वो, भाई वो कंपनी बंद हो जाएगी, सरकार उस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है ऐसे इवन तो वो मंथली भी देती मिलता है, 3CL भी मिलता है सर। है। हाँ, बेबी के ऐसे भी प्रति। रहता है। तो प्रॉपर अटेंशन रहता है, सरकार का भी प्रॉपर अटेंशन रहता है कि हाँ बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए जच्चा बच्चा। ठीक है। तो हेल्थ केयर सिस्टम द मोस्ट कंट्रीज में इस तरह से रहता है, प्रॉपर एंटीनेटल केयर रहता है।
अब इस दौरान जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं? मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस में क्या आता है? एक तो आता है हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल इम्बैलेंस होना या फिर चेंजेस होना, यूं आप समझ लो, स्टार्ट हो जाता है उस टाइम पे। आफ्टर कंसीव, जब कंसीव हो जाते हैं उसके बाद से ही बॉडी में कई सारे चेंजेस आना शुरू हो जाता है। बॉडी का वेट इंक्रीज होने लग जाता है, इंक्रीज इन द एब्डोमेन साइज, धीरे धीरे जैसे जैसे बेबी ग्रोथ करने लग जाता है पेट का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से भी देखते हो कि लोअर जो हमारा लोअर बैक पेन होना शुरू हो जाता है, ये अपना पेट के आकार के बढ़ने की वजह से। पोस्टुरल चेंजेस में क्या होता है? इंक्रीज इन द एब्डोमेन साइज, प्रोटेक्शन ऑफ द शोल्डर। शोल्डर एक ना, प्रोटेक्शन क्या होता है आपने सुना होगा कि शोल्डर प्रोटेक्शन और रिफ्रैक्शन, आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा ये मूवमेंट। प्रोटेक्शन होता है कि दोनों शोल्डर आपस में धीरे धीरे क्लोज आने लगे, प्रोटेक्ट करता है ना, किसी चीज को प्रोटेक्ट करता है ना, इसी वर्ड से आया है। शोल्डर अपने आप आगे की तरफ इस तरह से आने लग जाता है। और हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नी, हाइपर एक्सटेंशन भी आपने सुना, एक्सटेंशन एंड फ्लैक्शन वर्ड आपने पढ़ा होगा टर्म में, जो एनाटॉमी में आपको पढ़ाया होगा, जिसने भी पढ़ाया होगा। एक्सटेंशन होता है, फ्लैक्शन होता है, उसमें भी होता है हाइपर और हाइपो। हाइपर मतलब ज्यादा, तो हाइपर एक्सटेंशन होना नी का आपने देखा, जैसे कि हाइपर जो एक्सटेंशन होता है एल्बो का, या जब ये खासकर ज्वाइंट्स पे होते हैं, एल्बो में ज्यादातर होता है या फिर नी में ज्यादातर होता है। ठीक है, तो हाइपर एक्सटेंशन ज्यादा एक्सटेंडेड हो जाना नी का। इंक्रीज इन लंबर सेक्रल एंगल, जो प्रॉपर एंगल होता है नॉर्मल हेल्दी जो इंसान है प्रेगनेंसी से पहले, जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होता है, प्रेगनेंसी आ जाती है, बेबी ग्रोथ करने लग जाता है, धीरे धीरे जो लंबर सेक्रल का जो एंगल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, तो लंबो सेक्रल एंगल भी कहते हैं। लंबर हो गया प्रॉपर जो हमारा लंबर है स्पाइन की, जो हमने आपको बताया था स्केलेटल मस्कुलर डिसऑर्डर में कि जो स्पाइन है लंबर रीजन है, और सेक्रल हमारे जो लोअर सेक्रम के पास, उसके बीच का एंगल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, गैप आना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा आप कर सकते हो, तो वो धीरे धीरे डिफॉर्मिटीज कह सकते हैं, पोस्टरल डिफॉर्मिटीज आना शुरू होते हैं। इसलिए बैक पेन भी होता है, बैठने में दिक्कत आती है उस टाइम पे, इसलिए कहते हैं योगा करो, प्रॉपर एक्सरसाइज हल्का हल्का करते रहना चाहिए ताकि पोस्चरल डिफॉर्मिटीज ना आए। थोड़ा बहुत आए तो आप मैनेज कर सकते हैं। इंक्रीज इन लंबर लार्डोसिस एंड थोरेसिक काइफोसिस, अभी जस्ट इसने पूछा था, आई थिंक है ना लावी। काइफोसिस क्या होता है? वैसे ही थोरेसिक कुबर, धीरे धीरे जैसे ही शोल्डर प्रोटेक्ट होना शुरू होगा, धीरे धीरे हमारा जो अपर शोल्डर है, बैक वाइड शोल्डर पीछे का थोरेसिक वाला रीजन, वो उभार पीछे की तरफ कर्व बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और लंबर भी नीचे, लंबर इस तरह का देखो, जैसे ये इस तरह से स्पाइन है, तो ये लंबर अंदर की तरफ जाएगा और ये जो थोरेसिक वाला रीजन है बाहर की तरफ आएगा। इस तरह से ज्यादा नेचुरल कर्व क्या है, जैसे कि थोड़ा सा नेचुरल कर्व है, थोड़ा सा कर्व बन रहा है, और ये ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज इन बढ़ जाता है ये कर्व, है ना, लंबर के पास। इसको कहते हैं लंबर लॉर्डोसिस एंड थोरेसिक काइफोसिस। बेंडिंग फॉरवर्ड ओवर द इनलार्जिंग द यूट्रस, जैसे जैसे यूट्रस बढ़ना शुरू होगा, बेंडिंग फॉरवर्ड ओवर द इनलार्जिंग द यूट्रस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एंटीनेटल केयर। इट इज अ केयर ऑफ द वुमन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान। ये देखो यहाँ पे स्पेलिंग सही है, वहां मिस्टेक था। ठीक है प्रकाश जी, हैप्पी। इट इज अ केयर ऑफ वुमन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चों को जो फीमेल महिलाओं का जो देखभाल करते हैं, इज कॉल्ड द एंटीनेटल केयर। प्राइमरी एम इज टू अचीव एट द एंड ऑफ, इसका एम क्या है कि प्रेग्नेंट एक हेल्दी मदर होना और हेल्दी बेबी को जन्म देना, इसका मोटो, यही तो एम है ना। केयर करने का क्या मतलब है कि माँ भी स्वस्थ रहे और बच्चा भी स्वस्थ पैदा हो। स्टार्ट इमीडिएटली फ्रॉम द टाइम ऑफ द कॉन्सेप्शन, जैसे ही
कंसीव स्टार्ट मतलब कंसीव जब कोई मदर कर लेती है उस टाइम से स्टार्ट हो जाता है ये चीजें, उस टाइम से ही। ऑब्जेक्टिव क्या है? स्क्रीनिंग ऑफ द फिटल एबनॉर्मलिटीज। स्क्रीनिंग जो है, आप बताओ कौन सा एक टेस्टिंग होता है प्रेग्नेंट वुमन को, कौन सा टेस्ट करने के लिए बोलते हैं डॉक्टर? सोनोग्राफी। यस राइट, वेरी गुड। सोनोग्राफी। वो सोनोग्राफी से क्या होता है? वो स्टेटस मालूम पड़ता वो, है सर कि वो हाँ, फीचर्स कैसे बेबी, हैं, उसके साइज कैसे हैं, बिल्कुल और बेबी का जो ग्रोथ है, प्रॉपर ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हैं सोनोग्राफी से, उसके मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं सोनोग्राफी से। ठीक है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड देयर ट्रीटमेंट। सोनोग्राफी से ही पता चल जाता है क्या कॉम्प्लिकेशन है, किस तरह का है, ग्रोथ प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आप उससे देख सकते हैं। प्रोमोट मसल टोन, strengthen and endurance, enhance the relaxation, prepare for the postnatal program। पूरा आप तैयार हो जाते हैं कि एक प्रेगनेंसी तो ठीक है, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी भी आपको प्रॉपर रेडी हो जाना चाहिए कि हमें आफ्टर बर्थ भी क्या करना चाहिए। इसलिए ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि प्रिपेयर फॉर द पोस्टनेटल प्रोग्राम, प्रोवाइडिंग एजुकेशन और न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन एंड बर्थ प्रोसेस। ये पूरा एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें कैसा डाइट प्रॉपर लेना है प्रेगनेंसी के दौरान, इवन आफ्टर प्रेगनेंसी भी कैसा हाइजीन हाइजीन प्रॉपर लेना है। फिर बर्थ का प्रोसेस जो है, कौन से मंथ में क्या है, किस तरह से है। इवन एक्सरसाइज भी आपको पता है 3 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, यू नो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और सब में एक्सरसाइजेस चेंज हो जाती है, सबके लिए अलग प्रोटोकॉल होते हैं, अलग तरह का केयर होता है। फर्स्ट में अलग केयर होती है, सेकेंड में अलग, थर्ड ट्राइमेस्टर में अलग, है ना। 9 मंथ का होता है ना, 9 मंथ बेबी का प्रोसेस, तो 3 3 महीने समझ लीजिए कि आप इस तरह से डिवाइड रहता है। 6 मंथ से स्टार्ट हो जाता है थर्ड, अप्रोक्स 6 मंथ से, 1 to 3, 3 to 5, एंड देन 5 to 6 to 9, इस तरह से रहता है। एंटीनेटल के आपके आसपास ऐसे कोई मैच कोई खेलता है तो कोई उसमें प्लेयर्स होते हैं, विकेट कीपर होते हैं, कैप्टन होते हैं, कोच होते हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसे ही है। जो फीमेल के इर्द गिर्द कौन रहते हैं? एक तो प्रॉपर ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट रहेंगे, कहीं कोई मेंसेस से रिलेटेड या फिर कोई फीमेल रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है ना। तो इसीलिए ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट रहते हैं। मिडवाइफ जो आया कहते हैं, आया या दाई या आया, वो रहते हैं। जेनेटिक काउंसलर, प्रॉपर जो काउंसलिंग जो करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होती हैं, अल्ट्रासोनोग्राफर रहते हैं, डाइटिशियन रहते हैं, और जनरल प्रैक्टिशनर रहते हैं। ये आसपास आपके जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती है, इस तरह से किसी की, हर किसी की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी के दौरान। रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन एंटीनेटल केयर। फिजियोथेरेपी क्या रोल होता है? प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम। कोई भी अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, अभी हमने कई सारा आपको वही बताया कि इसमें सैक्रोइलियक या सैक्रम से रिलेटेड या बैक पेन है, इस तरह की कोई भी, हाँ ये देखो यहाँ पे है, बताओ। बैक पेन है, पेल्विस ग्रिडल पेन है, सैक्रोइलियक ज्वाइंट डिसफंक्शन है, पुबिक डिसफंक्शन है। अगर इस तरह के इश्यूज आते हैं तो उस टाइम पे आपको फिजियोथेरेपी की हेल्प लेना चाहिए। प्रमोटिंग हेल्दी लाइफ स्टाइल, पोस्टल एडवाइस, और कहीं कहीं योगा थेरेपिस्ट की भी इसमें रोल होता है। प्रिपेयरिंग फॉर द लेबर, टीचिंग रिलैक्सेशन टेक्निक, आपको बताते हैं, योगा में भी बताते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक, ऑप्टिमल फिजिकल फिटनेस। ठीक है। और रिलैक्सेशन टेक्निक में ऐसा नहीं है, उसमें भी जब थर्ड ट्राइमेस्टर आ जाता है तो उस टाइम पे कहते हैं कि रिलैक्सेशन में जैसे योग निद्रा है, उस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट सेकंड तक तो ठीक है, थर्ड में बहुत लिमिटेड फिजिकल एक्टिविटीज हो जाती है थर्ड में। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, याद रखना। किसी की बॉडी की मूवमेंट फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहती है, वो बहुत कुछ करते हुए उनको नॉर्मल
बच्चा जन्म लेता है, लेकिन बहुत किसी को कॉम्प्लिकेशन आता है, सिजेरियन करानी पड़ जाती है। तो पर्सन टू पर्सन चीजें वैरी होती है। और बहुत लोग योग के माध्यम से भी जो सिजेरियन होना था उसको, उस कॉम्प्लिकेशन को कम करके नॉर्मल ब्रेथ जो है डिलीवरी भी होता है। इसलिए तो आजकल चलन है कि प्रीनेटल योगा आजकल बहुत चलन है, और बहुत लोग जो है प्रीनेटल योगा के माध्यम से अपने कॉम्प्लिकेशन को कम करके नॉर्मल डिलीवरी भी हुआ है हमारे नोन में। ऑप्टिमल फिजिकल फिटनेस और प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द मस्कुलर प्रॉब्लम। क्या क्या होता है इसमें? बैक पेन, पेल्विक गिल्डर पेन होता है, उसमें आपको क्या कहते हैं, प्रिवेंशन एक्टिविटीज दैट प्रोड्यूस द सिम्टम्स दैट शुड बी अवॉइडेड, प्रॉपर पोस्चर एजुकेशन फॉर रिलीफ ऑफ पेन, जेंटल मसाज एंड हॉट पैक इस टाइम पे देते हैं। बैक पेन जब और पेल्विक गिल्डर पेन जब होता है तो इस तरह की चीजें आपको गाइडलाइंस लेनी चाहिए, है ना। जनरली आप देखते होंगे हल्का हल्का जो है बैक मसाज और हॉट मसाज, थोड़ा बहुत हॉट पैक जो है वो लेके रखते हैं महिलाएं। जेंटल मसाज भी कर, जेंटल मसाज का मतलब सॉफ्ट हैंड्स मसाज, जोर नहीं लगाना है, तो जेंटल मसाज। सैक्रो इलियक ज्वाइंट आपने पढ़ा हुआ, सैक्रक और इलियक जो ज्वाइंट्स हैं उसमें डिस्फंक्शन हो जाता है, तो आप क्या करते हैं उस टाइम पे? जो महिलाएं होती है प्रेग्नेंट वो बेल्ट का यूज करती है, सपोर्टर का यूज करती है। फिर वेरियस सेल्फ हेल्प मैनोवियर कैन बी टॉट टू रिलीव द sacroiliac joint। सिम्फैसिस क्यूबिक डिस्फंक्शन में डियास्टेटिस क्यूबिक होता है। ये होता है कि उसमें जो गैप, जो ज्वाइंट इन बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट क्यूबिक जो बोन्स होते हैं उसके मतलब एक जो सेपरेट हो जाता है, तो गैप बन जाता है डायस्टिक क्यूबिस में। दो क्यूबिस होते हैं ना, लेफ्ट एंड राइट, उसके बीच में गैप हो जाना, उसके ज्वाइंट्स के बीच में, क्यूबिक ज्वाइंट के बीच में गैप आ जाना, ठीक है, दिस इज द डायस्टिक क्यूबिस। इसके बाद रेस्ट एंड रिडक्शन ऑफ द नॉन इसेंशियल कोर्स। रेस्ट करना है आपको, आराम करना है, और जो नॉन इसेंशियल कोर्स मतलब काम है, कोई ऐसा कोई काम नहीं है, कोई गैर जरूरी काम है, उसको आपको कम करना चाहिए। कीप द लेग एबडक्शन, आपने पढ़ा होगा एबडक्शन और एडक्शन। एबडक्शन ए बी टी, एबडक्शन होता है दूर जाना, ठीक है, और एडक्शन होता है जुड़ना, नजदीक आना, पास आना। अब जैसे ये दोनों हमने हाथों को नजदीक लाया, दिस एडक्शन, ऐड हो गया, दूर लेके गया एबडक्शन, एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो कीपिंग द लेग एबडक्शन, धीरे धीरे क्या होता है, पैर बड़ा पास आने लग जाते हैं, जुड़ने लग जाते हैं। अवॉइडिंग द सिंगल लेग स्टांस, सिंगल लेग से ऐसे होता है ना कि कई लोग सिंगल लेग पे ज्यादा खड़े होना, या इस टाइम पे अगर कोई आसन कर रहा है तो वृक्षासन कहते हैं, सिंगल लेग स्टांस वो अवॉइड करना चाहिए। सिंगल लेग का यूज करना अवॉइड करना चाहिए। प्रॉपर दोनों लेग्स को बैलेंस करके, बॉडी का बैलेंस दोनों लेग्स पे होना चाहिए, ये याद रखना ना, सिंगल लेग पे नहीं। Avoid long strides when walking on the uneven surface and excessive use of steps। आपको जैसे कि लंबे कदम, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने चाहिए, लंबा कदम नहीं लेना है इस टाइम पे, बेबी स्टेप्स लीजिए वॉक करते हुए। और ऊबर अनइवन सरफेस पे वॉक नहीं करना है, सपाट होना चाहिए, ऊंचा नीचा पे सरफेस पे वॉक नहीं करना है, और ज्यादा एक्सेसिव स्टेप्स भी नहीं लेने हैं, अपने कंफर्ट जोन में करना है। जेंटल आइसोमेट्रिक ऑफ हिप एबडक्टर, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होते हैं ना, इक्वल लेफ्ट एंड राइट, वो एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। जेंटल आइसोमेट्रिक ऑफ हिप एबडक्टर यू हैव टू यूज, है ना। इसके बाद पेल्विक सपोर्ट बेल्ट्स, एक पेल्विक सपोर्ट बेल्ट आता है क्योंकि पेल्विक में ही डिस्फंक्शन आना शुरू होता है, पेल्विक रीजन में धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे पेट का आकार बढ़ेगा हमारा पेल्विक रीजन भी धीरे धीरे उस पे दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, और ये एक्सेसिव प्रेशर की वजह से उसमें डिस्फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, गैप आना शुरू हो जाता है दोनों ओवरी के बीच। आइस पैक, इस टाइम पे आपको आइस पैक लेने चाहिए, है ना।
तो ये कुछ इस डिसफंक्शन को ओवरकम करने के लिए ये कुछ मेथड्स आपको ट्राई करना है ना। कोकिडेनिया कोकिक्स है, इसको कहते हैं कॉकिक्स, पता है ना। सबसे जो टेलबोन्स होते हैं हमारे स्पाइन का सबसे नीचे वाला भाग, टेलबोन जिसको कहते हैं, उसको कॉकिक्स कहते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम आना, जैसे कुशन कैन बी प्लेस, अब जैसे उसमें कॉकिक्स में डायरेक्ट आपको नहीं बैठना चाहिए, कहते हैं चेयर पे भी आप बैठो तो नीचे कुशन लगा लीजिए, ठीक है। तो एक प्रॉपर कुशन कैन बी प्लेस्ड व्हाइल सिटिंग, जब आप बैठिए तो उसे लगा लीजिए। तो आपको कॉकिडेनिया एक क्या है, एक डिसफंक्शन है ये, जो हमारे कॉकिक्स जो टेलबोन्स हैं उसमें इश्यू आना शुरू हो जाता है। उसमें जैसे कि प्रेशर पड़ने की वजह से जब आप बैठते हो तो डायरेक्ट आपके कॉक्स पे प्रेशर बनता है। तो आपको इस तरह से कुशन यूज करना है। जेंटल मोबिलाइजेशन, प्रॉपर मूवमेंट करना, ये नहीं कि मूव जो है जैसे तैसे मूव कर लिया, आपको ध्यान नहीं रहा। जेंटली मूव करना है, चलना भी जेंटली है, बैठेंगे भी तो प्रॉपर केयर के साथ बैठना है नीचे। आइस पैक यूज कीजिए और हीट लेना, आइस यानी हीट, गर्म और ठंडा सेक जिसको आप कहते हैं नेचुरोपैथी में, वो देना है। बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज से क्या लाभ है, क्या महत्व है। एक तो जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं लाइक फैटिक्स, वेरिकोसाइटिस एंड स्वेलिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। वेरिकोसाइटिस क्या होता है, जो हमारा वेरिकोस वेन होता है ना, उसमें उसमें जो ब्लड का फ्लो होता है, आप देखना बहुत प्रेग्नेंट वुमेन में हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज में पैर फूल जाते हैं, स्वेलिंग आ जाता है, होता है ना, देखना। तो उसको कम करने के लिए भी आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। वेरिकोज जो हमारे जो नर्व्स हैं, वेरिकोज नर्व्स हैं, वेन है, तो उस वेन में ब्लड का फ्लो भी कम होने लग जाता है, इसीलिए एक्सरसाइज प्रॉपर करना चाहिए ताकि वेरिकोसाइटिस ना हो। फैटिक्स मतलब जो थकान होने लग जाती है उसको भी कम करता है। रिड्यूस इंसोमनिया, नींद नहीं आती है कई बार, स्ट्रेस होने लग जाता है, एंजाइटी होगी कि क्या होगा, मतलब बहुत स्ट्रेस रहता है उस टाइम पे, एंजाइटी होगी कि हम आगे के बारे में सोचने लग जाते हैं, फ्यूचर बच्चा कैसा होगा, किस तरह का होगा, पूरा ध्यान हमारा वहां चला जाता है। फिर डिप्रेशन भी होता है इस कंडीशन में। और इसलिए कहते हैं ये सब जो कंडीशन में अपन क्या करते हैं, आप देखो बहुत आजकल स्मोकिंग करने लग जाएंगे, पिल्स लेने लग जाते हैं, स्लीपिंग पिल्स, एंजाइटी के भी लेने लग जाते हैं, स्ट्रेस को कम करना है। तो इस टाइम में अवॉइड करना चाहिए सब चीजें। बहुत लोग तो इवन ड्रिंक करते हैं, तो इस टाइम पे नो स्मोकिंग नो ड्रिंकिंग, वैसे तो बहुत बुरी आदत है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए सब चीजें। बहुत लोग स्ट्रेस को कम करने के लिए यूज करते हैं, तो ये सब नहीं करना है ना। वेट बियरिंग एक्सरसाइज भी अवॉइड, मतलब उस टाइम पे करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। और वेट बियरिंग एक्सरसाइज रिड्यूस द लेंथ ऑफ द लेबर एंड प्रिपेयर द वुमेन फॉर द फिजिकल डिमांड्स ऑफ द लेबर। एक प्रॉपर जितना आप सहन कर पाए उतना ही वेट को उठाना है, ज्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल जो कहते हैं ना सिजेरियन को, अभी जस्ट बताया था, जब आप एक्सरसाइज करते हैं प्रॉपर तो आप कॉम्प्लिकेशन को कम करते हैं। आप सिजेरियन जो कॉम्प्लिकेशन होती है सिजेरियन को ना होके नॉर्मल प्रेगनेंसी होता है इस टाइम पे, मतलब जनरली ऐसा चांसेस रहते हैं। इम्प्रूव केयर स्टेबिलिटी एंड pelvic फ्लोर मसल स्ट्रेंथ, इम्प्रूव द ग्लाइसेमिक कंट्रोल। ग्लाइसेमिया बताया था ना, कहाँ बताया था ये वर्ड बताइए, डायबिटीज पढ़ाया था ना, याद है ना डायबिटीज, जी सर, जी सर। तो वहां बताया था आपको इस तरह की चीजें, ठीक है। जो हमारे ग्लूकोज लेवल है उसको भी कंट्रोल करता है। प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ द कोरोनरी हार्ट डिजीज, आपका जो प्रॉपर हार्ट से है उनको भी मेंटेन करने का काम करता है। अपना जो हार्ट बीट देखना, बहुत लोगों ने ऐसे शॉर्ट ब्रीदिंग होने लग जाती है, उनको भी मेंटेन करता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। ऑस्टियोपोरोसिस एंड हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल करके रखता है।
इम्प्रूव पोस्चर, आपका पोस्चर इम्प्रूव रहेगा, स्ट्रेंथन रहेगा, मसल को प्रॉपर स्ट्रेंथन देता है ये एक्सरसाइज। मेंटेन द लेंथ एंड द फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। ये यूट्रस के प्रॉपर फ्लैग्स, जो अपन जैसे कि कहते हैं इस टाइम पे बद्ध कोणासन करो, तो प्रॉपर जो अपने यूट्रस की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। कई ऐसे आसन है जैसे मलासना हो गया, ये आप कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हम कौन से ट्राइमेस्टर पे है ना। फर्स्ट सेकेंड में है तो करा देना है, लेकिन थर्ड में है तो बहुत सारे एक्सरसाइज लिमिटेड हो जाते हैं। ब्रीदिंग आप करिए, ब्रीदिंग ऑल टाइम कर सकते हैं, वेरी गुड। डिक्रीज बर्थ वेट एंड लेस मेंस्ट्रुअल वेट गेन, नहीं लेस मैटरनल वेट गेन, improves the feeling of the well-being, helps in the achieving the pre-pregnancy fitness level, ठीक है। आपको प्रॉपर हेल्प करता है, प्रॉपर प्री प्रेगनेंसी फिटनेस लेवल को मेंटेन करता है ये। बहुत लोग वीक हो जाते हैं उस टाइम पे, तो उसको भी स्ट्रेंथन का काम करता है। पोस्ट नेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर हो गया आफ्टर प्रेगनेंसी। ऐसा नहीं है कि जब बच्चा जन्म ले लिया इसके बाद हमारा कोई काम नहीं है, नहीं, उसके बाद भी उतना ही जरूरी होता है केयर करने की। पोस्ट नेटल केयर इज द पीरियड फॉलोइंग द डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी के बाद ही तुरंत ये पोस्ट नेटल केयर करने की आवश्यकता होती है। प्रॉपर मसाज लेना, डाइट प्रॉपर लेना, है ना। ड्यूरिंग विच द न्यू मदर्स बेबी विल रिकवर द रिटर्न टू द नॉर्मल। क्यों इस तरह करते हैं? वापस से अपने नॉर्मल हेल्थ को अचीव करने के लिए। रोल ऑफ फिजियोथेरेपी ऑफ द पोस्ट नेटल केयर टू मी, फिजियोथेरेपी ड्यूरिंग द पीरियड केयर आर इंट्रोड्यूसिंग द एक्सरसाइजेस। देखो उस टाइम पे ना बहुत लोग को बेबी फेट बहुत होते हैं, बेबी फैट, हाँ बेबी फैट, तो उसको भी बेबी फैट को कम करने के लिए एंड रिलैक्सेशन प्रोग्राम थेरेपी असिस्टिंग द न्यू मदर्स फिजिकल रिकवरी, रिस्टोरेशन ऑफ द मसल स्ट्रेंथ एंड द टोन, प्रॉपर अपने मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए, टोन अप करने के लिए इस जो है रिस्टोरेटिव एक्सरसाइजेस कराई जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, जो भी डिसफंक्शंस हमने आपको दिखाया था, पहले बताया था, उसको भी प्रॉपर ट्रीट करने के लिए, वापस से एक नॉर्मल हेल्थ को गेन करने के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज कराया जाता है। टीचिंग रिकरेंट एर्गोनोमिक्स फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग, हाँ, हैंडलिंग द बेबी एंड द हाउस होल्ड कोर्स। आप देखते होंगे बहुत सारे मदर को उस टाइम पे जैसे चाइल्ड बर्थ हो जाता है तो जो फीडिंग के लिए, बच्चों को फीडिंग के लिए प्रॉपर मिल्क नहीं आते हैं, तो जो आया होती है या जो डॉक्टर्स होते हैं जो ध्यान रखते हैं वो प्रॉपर बताती हैं। आप देखते होंगे बच्चा जैसे ही जन्म लेता है माँ के सीने के साथ वो उनको रखते हैं। क्यों रखते हैं? एक जैसे ही वो बच्चे माँ के चेस्ट के पास आते हैं ना, एक अंदर से एक मेंटली जो सिग्नल है वो जाता है, तब जाके एक हार्मोन का प्रॉपर सिक्रेशन होता है और तब मिल्क का प्रोडक्शन होता है। आपने इंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा होगा, एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, हाँ, सर प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, और मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन ना, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। यस सर। और सर प्रोलैक्टिन मिल्क को बाहर निकलने में वो करता है। तो ये हार्मोन का रिलीज होता है हमारे कौन से ग्लैंड से? कंट्रोल कहाँ से होता है? मास्टर ग्लैंड बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड से सर। पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी से। तो ये मैसेज जाता है जैसे ही बच्चा हार्ट के पास आता है, चेस्ट के, तो एक मैसेज कि अबे हमें, और बच्चा देख तो जैसे जन्म लेता है रोता है ना, तो ये अंदर से ये माँ के अंदर फीलिंग आ जाती है, फीलिंग आती है कि नहीं हमें बच्चे को रो रहा है, उसको दूध पिलाना है, फीडिंग कराना है। तो एक मैसेज सिग्नल जाता है। और देखते होइएगा एक जो जो डॉक्टर होते हैं आया होते हैं वो प्रॉपर उस टाइम पे बहुत पेन होता है मदर को, जो यहाँ पे होंगे जो जिनको देखे होंगे, तो वो बहुत पेन होता है, वो प्रॉपर पुश करते हैं ब्रेस्ट को। और बहुत लोगों को नॉर्मल होता है, बहुत लोगों को दिक्कत आती है उस टाइम पे।
तो हमें एक नेचुरल मिल्क भी सॉरी आर्टिफिशियल मिल्क भी कई बार देना पड़ जाते हैं बच्चे को, जिनको नहीं होता है। यस सर, 2-3 तो दिन कभी फीडिंग का प्रॉब्लम होता है सर। मैं तो बहुत फीडिंग नजदीक का से होता देखा हूँ। पुरुषों हाँ को जी। बहुत ही सम्मान करना चाहिए। मैं सर बहुत नजदीक से देखा हूँ, यहाँ तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ठीक मैं है। उन पुरुषों को बोलता हूँ कि इसमें बहुत सपोर्ट चाहिए सर। कभी कभी मैं थोड़ा आपको एक 10 सेकंड रोकता हूँ सर। ये तो आपने बताया, जो आपने लेबर प्रिपरेशन होता है, दैट इज वेरी है सर। कभी कभी 6, 7, 8 घंटे हो जाते हैं, 9, 10 घंटे हो जाते हैं सर। वो सर्जरी का तो मतलब प्रॉब्लम आती है। उसके पहले फॉरेन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, वो 24 आवर्स तक वेट करते हैं। ये मेरे डॉक्टर के साथ हुआ 10 जनवरी को। वो बोलते हैं नॉर्मल कराएंगे, नॉर्मल कराएंगे। एक ऐसा कंडीशन आया सर, मैं बताना चाहता हूँ। बेबी ने बर्थ लिया, बट उसकी बॉडी पूरी तरह से ब्लू हो गई, क्योंकि उन्हें 24 आवर्स बहुत पेन हो रहा था। और उससे क्या हुआ, फिर उसको ग्लास में रखा गया 2 दिन। फिर किसी तरह नॉर्मल हुआ। गॉड का बहुत ब्लेसिंग था सर कि वो बच्चा फिर वापस उन्होंने बहुत केयर करके फिर वापस आया। तो कभी कभी इंडिया में जो सर्जरिंग करते हैं सर, वो डिसीजन लेते हैं, वो भी बहुत बेस्ट प्रोसेस है। सर्जरिंग होने में प्रॉब्लम होती है महिलाओं को, लेकिन जच्चा बच्चा दोनों सही हो जाते हैं सर। तो बहुत ज्यादा वेट भी नहीं करना चाहिए, बट फॉरेन में थोड़ा सा है सर, ज्यादा वेट करते हैं। मैं जर्मनी की बात बता रहा हूँ सर। तो ऐसा एकदम बिल्कुल सही है। जो हमारा जो इंडियन मेंटालिटीज है कि नॉर्मल वो हो, ठीक है। कोशिश भी करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन डॉक्टर का अपनी मजबूरी रहती है कि अगर कुछ इस तरह के इश्यूज हो गए, कुछ डैमेज हो गया, मदर के साथ हो या फिर बेबी के साथ हो, तो वो रिस्क नहीं लेते हैं, फिर वो चाहते हैं कि सिजेरियन हो, ठीक है। तो इस तरह से भी डॉक्टर कहते हैं कि सिजेरियन कराना है। तो ये तो उनका वो है, अभी इस पे ज्यादा नहीं बात करेंगे। तो बहुत उस टाइम पे लेबर के, सही कह रहे थे प्रकाश जी, कि लेबर जो पेन होता है वो बहुत असहनीय होता है उस फेज में। और आफ्टर जब फीडिंग भी कराते हैं ना, उस टाइम पे भी वैसे ही दिक्कत आती है, इतना आसान नहीं होता। मिल्क जो है प्रोड्यूस होता है, इतना आसान नहीं होता उस टाइम पे। तो उस टाइम पे बहुत पेन होता है मदर को। फिजियोथेरेपी फॉलोइंग द नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। हाँ, इसलिए अब क्यों कहते हैं, देखो अभी इसी पे हम कई बार आपको बताया कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो है फिजियोथेरेपी, किस तरह से एक्सरसाइज कीजिए। फिजियोथेरेपी का मतलब यहाँ पे आप यौगिक थेरेपी से भी ले सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज प्रोग्राम में जैसे एक्टिव मूवमेंट ऑफ द लिम्स, प्रॉपर लेग, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है हमारे पैर का प्रॉपर मूवमेंट होते रहना चाहिए, पेल्विस रीजन का प्रॉपर मूवमेंट होते रहना चाहिए। एक नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी की बात कर रहा हूँ। अगर किसी को नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, तो जो प्रीनेटल जो केयर होता है, प्रीनेटल एक्सरसाइज जो होती है, ठीक है, एंटीनेटल एक्सरसाइज जो होती है, तो उस टाइम में इस तरह के मूवमेंट्स जनरली कराया जाता है। और ऐसे ही नहीं कराना चाहिए, ऐसे ही यूट्यूब या ऐसे ही बिना एक्सपर्ट के, वेल एक्सपर्ट योगा थेरेपिस्ट के माध्यम में ही एक्सरसाइज करना चाहिए, या कराना भी है किसी को। तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप जानते हैं उनके प्रेग्नेंट वुमेन के बॉडी के उसके मैकेनिज्म को जानते हैं, तो ही कराना है, अदरवाइज रिस्क नहीं लेना चाहिए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वेरी गुड, टाइम पे बहुत अच्छा होता है डीप ब्रीदिंग। आपने देखा होगा डॉक्टर बोलते हैं लेबर पे जब पेन होता है, जब बच्चे को बाहर निकालते हैं यूट्रस से, तो उस समय कहते हैं डीप ब्रीदिंग करो, डीप ब्रीदिंग करो। जितना डीप ब्रीदिंग करेंगे इजिली मूव होता है। पेल्विस फ्लोर एक्सरसाइज करना है, कैट एंड काउ पोज, बटरफ्लाई, मलासना, इस तरह के आसन आप कर सकते हैं। लेकिन अगेन आई रिपीटेड कि मैं बोल रहा हूँ कि मंथ के हिसाब से आप 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, जो ट्राइमेस्टर जो जिसको कहते हैं, उस टाइम पे एक्सरसाइज थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, याद रखना है। सिंगल लेग, सिंगल स्ट्रेट लेग रेज, ऐसा लाज जिसको कहते हैं, जो अपन लेट गए और एक पैर को 30 डिग्री पे उठा के रखा थोड़ा सा, तो ये आपके थोड़ा सा लोअर एक्सट्रीमिटीज पैर को भी स्ट्रेंथन करता है और पैल्विस रीजन को भी स्ट्रेंथन करता है। पैल्विक ओपनिंग एक्सरसाइज भी कराते हैं, जैसे लेट गए और ओपन मलासना या बेबी पोज कराते हैं इसमें, पैल्विस ओपनिंग एक्सरसाइज, हैप्पी बेबी पोज।
दिस इज ऑल अबाउट प्रीनेटल पोस्टनेटल केयर। हमने अपने अभी तक ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ऑप्टिक एंड गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अभी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, इंडो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, गैस्ट्रिक्स, मस्कुलर रेस्पिरेटरी एंड देन ऑप्टिक एंड गायनेकोलॉजिकल। 2 डिसऑर्डर बच गया अभी, है ना? साइकेट्रिक डिसऑर्डर और न्यूरोलॉजिक। तो 1 वीक के अंदर हो जाएगा हमारा, 4 डेज, मतलब नेक्स्ट वीक अप्रॉक्स ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। समझ सर, में आया ये? पहले समझ में आया ये टॉपिक? ऑप्टिक एंड गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर समझ में आया सबको? क्लियर है? बहुत बढ़िया। Yes, sir.